नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंगल है। मैं संस्कृति संज्ञान संस्था का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था हमारे सनातन समाज में जो दिन प्रतिदिन लोगों में अपनी सनातन संस्कृति और धर्म में जो आस्था कम हो गई है, उसी को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करने का कार्य कर रही है। इसी उद्देश्य को लेकर आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। भारत का संविधान क्या हमारी सनातन संस्कृति और धर्म का प्रतिबिंब है? इस विषय पर हम भाग 1 वीडियो में हम लोग काफ़ी चर्चा कर चुके हैं। मेरा सबसे अनुरोध है कि वो सारे लोग इसको भाग 1 को जरूर देखें। भाग 2 में भी हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप संविधान को देखें तो जो संविधान का जो कवर पेज है, इसके ऊपर इसको सजाया गया है शतदल कमल और अन्य फूलों से भित्ति चित्र शैली में इसको बड़ा सुंदर सजाया गया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है भारत का संविधान, अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और नीचे अशोक की लाट है। इसके बाद जब आप पहला पेज खोलते हैं संविधान का, तो इसमें अशोक की लाट है, जो एक हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है भारत का। इसका क्या अर्थ है? इसको क्यों यहाँ पे अशोक की लाट को दिया गया है? अशोक, देखिए, ये जो चिन्ह है हमारे भारतवर्ष की संस्कृति और स्वतंत्र अस्तित्व और सभ्यता का प्रतीक है। सुनहरी परंपराओं से जो भारतवर्ष है, वो एक सुनहरी परंपराओं से सजा हुआ एक महान राष्ट्र है, जिसे ये अशोक स्तंभ और अशोक की लाट इसको प्रदर्शित करता है। 26 जनवरी 1950 को इसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया, और ये जो चिन्ह है ये भारत की शासन पद्धति, शांति और संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इसका इतिहास बहुत पुराना है। अशोक की लाट का सैकड़ों साल पुराना इसका इतिहास है। 273 ईसा पूर्व मौर्य वंश के जो तीसरे राजा थे सम्राट अशोक, उन्हें एक क्रूर शासक के रूप में माना जाता था। जब कलिंग का युद्ध हुआ, उसमें लाखों सैनिक मारे गए, तो सम्राट अशोक को बहुत ही आघात पहुंचा और वो हिंसा का मार्ग छोड़ के बुद्ध के शांति मार्ग पर चलने का उन्होंने निश्चय किया, और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार पूरे देश में कराने के लिए उन्होंने ये शेरों की लाट, जो अशोक की लाट है, इसको चुना। महात्मा बुद्ध का, चूंकि जो शेरों की जो लाट है वो महात्मा बुद्ध का पर्याय है। जो महात्मा बुद्ध के 100 से ज़्यादा नामों में शाक्य सिंह, नरसिंह, ये सब भी है। और दूसरा, जब महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में जो उपदेश दिया था, शांति का जो धर्म का जो उपदेश दिया था, उसको भी सिंह की गर्जना के नाम से जाना गया। इसीलिए अशोक ने सिंह को चुना और सारनाथ में उन्होंने अशोक का स्तंभ बनाया। अगर आप इसमें देखेंगे ध्यान से, ये 4 शेर हैं, लेकिन आप किसी भी दिशा से देखेंगे तो 3 दिखाई देते हैं। ये इसलिए कि इसकी जो गोलाकार आकृति की वजह से एक शेर दिखाई नहीं देता है। अब अगर आप देखेंगे, इसके शेर के नीचे आप देखेंगे एक सांड है और एक सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा है। सांड क्या है? देखिए, सांड जो है भारतवर्ष के गोवंश का प्रतीक है। और पहले आप देखिए कि लोगों के वो पारिवारिक कार्य हों या सामाजिक कार्य हो, सब में गौवंश की बहुत ही महत्ता। दूसरा, आप देखेंगे सरपट दौड़ता हुआ जो घोड़ा है, उस समय की जो सामाजिक और जो राजनीतिक परिस्थितियों में घोड़े का बहुत ही महत्व, वो चाहे व्यापार हो, वो चाहे यातायात हो, वो चाहे देश की रक्षा करने के लिए हो, सब जगह घोड़ों का उपयोग होता था। इसलिए इन 2 को दिया गया है। बीच में एक देखिए चक्र है, ये चक्र हमारे राष्ट्रीय ध्वज में भी लगाया गया है। और एक बात और आपको महत्वपूर्ण बताना चाहेंगे आपको, ये जो राष्ट्रीय चिन्ह है, ये केवल जो सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो सरकार के द्वारा नियुक्त लोग हैं, वो ही इसका यूज़ कर सकते हैं। चाहे उनका लेटर हेड हो, या कहीं भी अगर यूज़ करना है तो केवल वो यूज़ कर सकते हैं, और रिटायरमेंट के बाद वो इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए कि ताकि लोग इसका दुरुपयोग ना करें, एक एक्ट भी बनाया गया है, जिसको कि राष्ट्रीय चिन्ह अधिनियम 2005 बनाया गया, उसको 2007 में
अपडेट किया गया। इस नियम के तहत अगर कोई इसका दुरुपयोग करता है तो उसको 2 साल की सजा और 5,000 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। ये इसका महत्व है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रस्तावना यानी संविधान की प्रस्तावना यानी संविधान की आत्मा। अब इस पेज को अगर आप देखेंगे, इस पेज को भी बड़े खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। ये जो अजंता की जो भित्ति चित्र शैली है उससे इसको सजाया गया है। और इसमें भी आप देखेंगे इसके जो चारों कोनों पर एक सांड है, एक दौड़ता हुआ घोड़ा है, एक सफेद हाथी है और एक शेर है। सांड क्या प्रतीक करता है? प्रस्तावना में सांड को क्यों दिया गया? ये सांड जो है भारतवर्ष के जो नागरिक हैं उनके मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। दूसरा आप देखेंगे ये जो सर पर दौड़ता हुआ घोड़ा है, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारतवर्ष को जो सैकड़ों से जो उनका शोषण और लूट हो रहा था उससे छुटकारा। तीसरा ये जो सफ़ेद हाथी है, ये क्या है? ये सफ़ेद हाथी जो है एक शक्तिशाली राष्ट्र के उदय होने का प्रतीक है। और शेर क्या है? शेर जो है ये दर्शाता है कि भारतवर्ष के नागरिकों ने बहुत बहादुर हैं वो, और उन्होंने साम्राज्यवाद की जो बेड़ियां थी उनको तोड़ा। ये उनकी बहादुरी को दर्शित करता है। और जो शेर हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, अब बाघ को कर दिया गया है राष्ट्रीय चिन्ह, क्योंकि जो हमारा देश है वो जंगलों, समुद्रों, नेचर से हमारे लोग जो भी भारतवर्ष के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। अब इसके कोनों पर देखेंगे, जैसे मैंने बताया, बड़ी अच्छी चित्रकारी है और इसमें दाईं तरफ भी 3 मोर हैं और बाईं तरफ भी 3 मोर हैं। मोर का मतलब एक सुंदर पक्षी, और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है मोर। मोर ये दर्शित करता है कि भारतवर्ष के लोग जो है प्रकृति के बहुत ही निकट हैं और वो प्रकृति की सुरक्षा करना, प्रकृति की सेवा करना, प्रकृति का आदर करना, ये उनकी सनातन संस्कृति का भाग है। आज हमारे साथ मेजर सरस त्रिपाठी जी भी बैठे हुए हैं। इन्होंने संविधान पर बहुत कार्य किया है। इनकी एक किताब भी है, मौन संविधान भयानक परिणाम। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जो अशोक की लाट है या जो प्रस्तावना है, इसमें क्या ऐसी चीज है जो लिखा हुआ है प्रस्तावना में कि वो मौन है, या उसको जो उसके सिद्धांत हैं उसको भारतवर्ष में लागू नहीं किया गया है, और क्या आपके हिसाब से उनको कैसे लागू किया जा सकता है? जी नमस्कार, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे हम अवसर देने के लिए। जैसा कि आपने बताया कि जो हमारा संविधान है उसका जो पहला पृष्ठ है उस पर अशोक की लाट बनी हुई है जिसमें 4 सिंह हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि वो 4 सिंह जो हैं उसमें से 3 दिखाई देते हैं और एक छुपा रहता है। और ध्यान देने की बात यह है कि ये चारों दिशाओं में अपनी पीठ एक तरफ करके बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि हमारी जो कीर्ति है, हमारा जो यश है, हमारी जो दृष्टि है वो पूरे विश्व की ओर है, चारों तरफ है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पे हमारी दृष्टि से वो ओझल हो। जो एक शेर दिखाई नहीं देता वो भी एक दिशा को पूरे देख रहा है। तो वो जो पीठ एक तरफ करके इस तरह बैठे हुए हैं सभी, तो वो यह प्रदर्शित करता है कि हम संपूर्ण विश्व हमारी दृष्टि में है। उसके अलावा जब आप देखें, सिंह को कहा जाता है स्वयमेव मृगेंद्रता, यानी कि जो शेर है उसकी खास बात यह है कि उसने अपने को कभी राजा घोषित नहीं किया, बल्कि हम मनुष्यों ने कहा कि यह जंगल का राजा है। उसका कारण यह है वो क्या प्रदर्शित करता है, उसमें क्या छुपा हुआ है, उसमें क्या मौन है। मौन संदेश ये है कि राजा कोई बनाता नहीं है, राजा आपको बनना पड़ता है अपनी शक्ति से, अपने नेतृत्व से और अपने जो नेतृत्व सुलभ गुण हैं उनके द्वारा।
अब शेर ने तो आकर कभी हमसे कहा नहीं कि हमें राजा बना दिया जाए या किसी से भी, लेकिन हम उसे मानते हैं कि वह जंगल का राजा है। उसी तरह से ये एक गुप्त संदेश देते हैं, मौन संदेश देते हैं कि भारत जो है वह विश्व गुरु और विश्व को रास्ता दिखाने वाला, विश्व का नेतृत्व करने वाला राष्ट्र है। ये एक उसमें मौन संदेश छुपा हुआ है। संविधान की प्रस्तावना की अगर हम बात करते हैं, बाकी विषयों पे आपने जो चित्र में और भी है, जैसे अजंता की भित्ति चित्र से कला से जो लिया गया, सांड का जो है, अश्व का है, हाथी का है, आपने बहुत ही सुंदर उसका विवरण दिया है, इसलिए मैं उसको टच नहीं करूंगा। मैं सिर्फ उन्हीं बातों को ले रहा हूं जो शायद छूट गई हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं ये बात कही थी कि संविधान की जो आत्मा है वह उसकी प्रस्तावना है। प्रस्तावना में उसका सारा इसेंस यानी उसका सारा सार लिखा हुआ है। अगर हम प्रस्तावना को ध्यान से देखते हैं तो हम समझ जाएंगे कि किस तरह से सारे संविधान की आत्मा उसमें बसी हुई है। सबसे बड़ी चीज़ तो है, आप ध्यान से देखें तो सबसे पहला शब्द जो आता है संविधान में वो आता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, अंग्रेजी में, और हिंदी में हम भारत के लोग। मतलब ये इतना महत्वपूर्ण है कि ये जैसे हम मंत्रोच्चार करते हैं तो सबसे पहले ओम आता है, यानी सारी चीज़ों का ये सार है। तो पूरे संविधान, पूरे राष्ट्र के केंद्र में कौन है वो इससे स्पष्ट होता है कि पूरे संविधान, पूरे देश के केंद्र में जो लोग हैं वो हैं हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये इसकी बहुत ही इसको हम कह सकते हैं दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद जब उसमें आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि लिखा गया है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने के लिए वो प्रस्तावना जो है, तो उसमें इशंस दिया हुआ है कि भारत एक संप्रभु यानी कि सॉवरेन नेशन है। और सॉवरेनिटी जो है वो कई बार ये प्रश्न आता है कि सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता किसके पास है। तो कई बार हमने ये गलत उत्तर भी सुना कि संप्रभुता संविधान में है। नहीं, संविधान की प्रस्तावना में ही लिखा हुआ है कि संप्रभुता भारत के लोगों में निवास करती है। तो ये संविधान की प्रस्तावना ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो सॉवरेनिटी है यानी अल्टीमेट पावर है वो भारत के नागरिकों में निहित है। और आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि भारत का जो संविधान होगा या भारत राष्ट्र कैसा होगा, यह एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा जहाँ सबको समानता होगी, जहाँ किसी भी जाति, धर्म, लिंग, स्थान, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। ये सारी बातें संविधान में बहुत संक्षेप में स्पष्ट कर दी गई हैं। तो संविधान ये बता देता है, जैसे हम कहते हैं ना कि जब संगीतकार कोई राग बजाने जाता है, जैसे ही एक या दो बार वो सारंगी वादक या वायलिन वादक अपने गज को चलाता है तो समझ में आ जाता है समझदार व्यक्ति को, जो संगीतकार है या संगीत को जानता है, कि कौन सा राग बजेगा, क्योंकि ट्यूनिंग से और शुरू में किस तरह से सुर पैदा हुए हैं उससे पता चलता है। उसी तरह से संविधान के अंदर क्या है वो हमें संविधान की प्रस्तावना में बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाता है। हमारे साथ श्री संजय राय भी हैं। संजय राय जी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये दैनिक आज, जो हिंदी का दैनिक है आज, उसके ब्यूरो चीफ हैं। और इन्होंने संविधान का, इनको बहुत ही ज्ञान है, इन्होंने इस पर काफ़ी कार्य भी किया है। हम संजय राय से पूछना चाहेंगे कि ये जो अशोक की लाट है और ये जो प्रस्तावना है, इसमें ये क्या भारत के लोगों को ये क्या संदेश देती है, इसमें क्या निहित है? संजय राय जी। देखिए, जब सम्राट अशोक की लाट को बहुत सोच विचार करके भारत के संविधान में शामिल किया गया है चित्र के रूप में, और भारत का जो भारतीय का राज्य प्रतीक चिन्ह है, इसमें 4 शेर हैं। तो चित्र जो है चूँकि 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए चौथा जो है शेर का जो चेहरा है वो दिखाई नहीं देता है। शेर शक्ति का प्रतीक है और हमारी सनातन परंपरा में शेर जो है वो माँ की सवारी है, देवी की सवारी है, और माँ जो है वो संपूर्ण प्रकृति की जन्मदाता है। शेर शक्ति का प्रतीक है और शेर के जो लाट है, अशोक, सम्राट अशोक की लाट, उसके जो नीचे जो 4 जानवरों के जो चिन्ह हैं, उसमें जो बैल है, बैल गोवंश है। भारत की संस्कृति में गाय का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो भारत की जो प्रस्तावना है
इसमें जो लिखा गया है कि हम भारत के लोग, तो भारत के लोग मतलब कि पूरे देश की जनता, और एक संप्रभुता जो है जनता के विचारों में छिपी हुई है। भारत के जो लोग कहते हैं कि भारत का संविधान बदला नहीं जा सकता या इसकी प्रस्तावना को बदला गया बाद में। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, जब उन्होंने देखा कि हिंदू या सनातन संस्कृति की शक्तियां आने वाले समय में संविधान में बदलाव कर सकती हैं, तो उन्होंने एक शब्द डाल दिया, सेक्युलर। अब सेक्युलरिज्म का जो जिस तरीके से हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने दुरुपयोग किया, वो सेक्युलरिज्म बहुत ही गलत तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया। सेक्युलरिज्म का अर्थ हो गया अल्पसंख्यक तुष्टीकरण, और इस शब्द को बाद में डाला गया। सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, ये दोनों शब्दों का जितना राजनीतिक दुरुपयोग होना था वो हो चुका, और अब असली सेक्युलरिज्म की बात होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्षता, जो कि हमारी सनातन संस्कृति में है। तो संविधान का जो मूल प्रस्तावना है, इस मूल प्रस्तावना को हम चाहें, भारत के लोग अगर चाहें, तो इन दो शब्दों को, जिनका निहित राजनीतिक स्वार्थों के लिए दुरुपयोग के इरादे से इसमें डाला गया, चाहे अगर भारत के लोग, तो उसी तरीके से, जिस तरीके से संविधान में संशोधन करके इसको डाला गया है, उसी तरीके से इसको निकाला भी जा सकता है। और जो संविधान सभा के सदस्यों ने जिस तरीके से मूल प्रस्तावना की थी, मेरे विचार से वही सही है, वही उचित है, और उसको हम बदल सकते हैं। दूसरा, अशोक की लाट, ये शक्ति का प्रतीक है। ये जो शेर है, ये शेर हमारी शक्ति को दर्शाता है। चारों दिशाओं में हमारे पास अगर शक्ति रहेगी, तभी जो है हम साधन संपन्न होंगे। सम्राट अशोक जो थे, उन्होंने अलग से कोई धर्म नहीं चलाया, वो एक सनातन धर्मी परिवार में पैदा हुए थे, और उन्होंने वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की शिक्षाओं को ही आगे बढ़ाया। इसमें जो प्रतीक चिन्ह है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है अशोक की लाट के नीचे, ये बहुत कम लोगों को पता होगा ये कहाँ से उठाया गया। ये कठोपनिषद, हमारे जो उपनिषद हैं, उपनिषद का अर्थ होता है आओ मेरे पास बैठो, वहां से उठाया गया है। सत्य की ही जीत होती है, और यह शाश्वत सत्य है, सत्य के अलावा। और सत्य जो है, जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं सत्य हो। एको सत्य विप्रे बहुधा वदन्ति, सत्य एक ही होता है, लोग उसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। तो हमें संविधान को बहुत अच्छी तरीके से, गहराई तरीके से अगर समझना है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद संजय जी। ये जो हमारी संस्था है, हमारी संस्था चाहती है कि जो संविधान है, इस संविधान को भारत की सरकार को चाहिए कि वो भारत के हर नागरिक को, अगर हर नागरिक ना हो सके तो हर परिवार को उपलब्ध कराए, ताकि लोग संविधान के बारे में जान सकें। दूसरा, सरकार को कक्षा 5 से लेकर कक्षा 12 तक संविधान के अनिवार्य कर देना चाहिए, इसको पढ़ाया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो 5 साल से लेकर जो 18 साल की उम्र होती है, उससे आदमी जो भी पढ़ता है, जो सीखता है, वो उसकी आत्मा में निहित रहती है। और इससे हम देखेंगे कि भारतवर्ष में एक आदर्श नागरिक, जिसको हम कहते हैं मानव निर्माण, इसको हम कहते हैं चरित्र निर्माण, ये भारतीय संविधान कर सकता है। इस वीडियो को आप अवश्य देखें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें, अधिक से अधिक शेयर करें। जो हमारा तीसरा वीडियो है वो जल्दी आएगा, उसमें भी हम आपको एक बहुत ही संविधान के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।